हाय क्रैक 3x के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आज का अपना जो सेशन होने वाला, ज़बरदस्त सेशन होने वाला मैट्रिक्स के लिए, एमसीक्यू के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ध्यान दीजिए। आज अपन करेंगे इसके एमसीक्यू। तो लगभग इस यूनिट के लगभग 17-18 एमसीक्यू हैं, तो आप वेट करना। यदि A बराबर AIJ M क्रॉस N है तो I और J के लिए निम्न में से कौन सा सत्य होगा? तो AIJ में I और J के हमारे एलिमेंट की पंक्ति संख्या और स्तंभ की संख्या। तो आप जानते हो बेटा कि इस एलिमेंट की हमारे पास टोटल कितनी पंक्तियां हैं? M। तो पंक्तियों की संख्या M से तो ज़्यादा ही नहीं हो सकती, यानी I का मान M से ज़्यादा नहीं हो सकता। और स्तंभों की संख्या कितनी है टोटल? N। अगर स्तंभों की संख्या टोटल कितनी है? N। इसका मतलब हमारे पास J का मान N से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन I और J है वो क्या मिलेंगे आपको? नेचुरल नंबर मिल सकती है। क्या मिल सकती है? नेचुरल नंबर। यानी आपकी यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 2 3 और कितने तक I कितने तक जा सकती है? M तक। और N कितने तक जा सकती है? J कितना जा सकता है? N तक। तो यानी आपका जो इसमें ऑप्शन होगा ये हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि I बराबर M और J बराबर N, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब I और M और J, I बराबर M और J बराबर N, इसका मतलब ये है कि अपन I और J को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। फिक्स नहीं हो सकते, यानी हमारा ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर C क्यों नहीं है? देखो ऑप्शन नंबर C भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है कि ऑप्शन नंबर C में हमने ये नहीं लिखा कि I और J कहाँ से ले जाएंगे। तो I और J क्या होंगे? हमारी I और J हमारी नेचुरल संख्या हो सकती है, और कैन नॉट डिटरमाइन, ये तो हमारा पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, अवयवों 20 वाले अवयव की कोटि नहीं हो सकती। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट है? 20, उसकी कोटि क्या नहीं हो सकती? तो 4 गुणा 5 हो सकती है, 5 गुणा 4 भी हो सकती है, 20 गुणा 1 भी हो सकती है। इसका मतलब क्या नहीं हो सकती? C। यानी इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? हमारा ऑप्शन नंबर C, क्योंकि कोटि में ये पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, और मैंने बताया था पंक्ति और स्तंभों की संख्या हमेशा क्या मिलेगी आपको? नेचुरल नंबर मिलेगी। यानी ऑप्शन नंबर C इसका हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये हमारा नहीं हो सकता। निम्न में से कौन सी स्तंभ मैट्रिक्स का उदाहरण होगा? यानी इसमें से कौन सी कॉलम मैट्रिक्स बन सकती है? कॉलम मैट्रिक्स के बारे में हमने बताया था, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलमों की संख्या कितनी हो? 1, स्तंभों की संख्या कितनी हो? 1। यानी ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स है, ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। इसका मतलब कौन कौन से आंसर सही है हमारे? A और C। यानी इसका आंसर कौन सा सही रहेगा? A और C, यानी कौन सा? ऑप्शन नंबर D। निम्न में से कौन सी पंक्ति मैट्रिक्स का उदाहरण है? अब पंक्ति मैट्रिक्स का उदाहरण, तो ये पंक्ति मैट्रिक्स का मैंने बताया था, पंक्ति मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो? 1। पंक्तियों की संख्या कितनी हो? 1। तो देखो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1, यानी ये हो सकती है। देखो 1 गुणा n, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1, यानी ये भी हो सकती है। 5 गुणा n, ये नहीं हो सकती हमारी, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 5। और A और B, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? A और B, यानी ऑप्शन नंबर D हमारा राइट आंसर रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यदि A बराबर AIJ P गुणा Q एक वर्ग मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है? वर्ग मैट्रिक्स है। AIJ P गुणा Q एक वर्ग मैट्रिक्स है। तो वर्ग मैट्रिक्स में क्या बताया था हमने आपको कि वर्ग मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। यानी कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें? P बराबर Q। तो इसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा है, इसमें कॉलम की संख्या ज्यादा है, और ये हमारा पॉसिबल ये भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमारे ये क्वेश्चन 5 है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 6, यदि A बराबर AIJ N क्रॉस N एक वर्ग मैट्रिक्स है भाई, ये N क्रॉस N, AIJ बराबर K है किसके लिए? I बराबर J के लिए, और AIJ बराबर कितना है? 0। कब? जब I और J नहीं हो तो मैट्रिक्स कौन सी होगी? कौन सी मैट्रिक्स होगी? देखो आंसर दे बताओ इसका। पंक्ति मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स और अदिश मैट्रिक्स। तो आपको मैंने एक अदिश मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी कि अदिश मैट्रिक्स वह विकर्ण मैट्रिक्स होती है इसके मुख्य विकर्ण के सारे अवयव समान हो। इसका मतलब जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है इस तरीके की, जैसे मान लो यहाँ पर K है, ये 0 है, ये 0, ये 0 है, K है, ये 0, ये 0, ये 0 और ये K है। तो इस तरीके की मैट्रिक्स क्या बोलते हैं अपन? विकर्ण मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं अपन? अदिश मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? अदिश मैट्रिक्स। तो अदिश मैट्रिक्स का मतलब है इसमें मुख्य विकर्ण के सारे अवयव समान होने चाहिए। मुख्य विकर्ण के सारे अवयव क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो मैंने भी यहीं लिखा है देखो कि AIJ का मान K होगा यदि I और J बराबर। तो देखो यहाँ पर I और J बराबर है, क्यों? क्योंकि A11 है, ये कौन सी है? A22 है, और ये एलिमेंट कौन सा है? A33 है। इसका मतलब I और J बराबर होगा तो हमारा एलिमेंट क्या रहेगा? K।
और ए आई जे का मान कितना रहेगा 0 यदि आई और जे बराबर नहीं हो। बिल्कुल इनमें आई और जे बराबर नहीं है तो इनमें एलिमेंट का मान कितना है 0 है, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब ये तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर ए आई जे बराबर के है। बोर्ड के एग्जाम में जरूर नहीं हो के ही दे, कुछ भी देगा लेकिन अचर संख्या रूप में देगा कुछ भी, ठीक है ना। इसमें यानी ऑप्शन नंबर कौन सा डी, यानी हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी स्केलर, यानी कौन सी मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन, ये भी वर्ग मैट्रिक्स ही है। ए आई जे बराबर 1 होगा आई और जे बराबर के लिए, ए आई जे बराबर कितना होगा 1 आई और जे बराबर होने के लिए, और ए आई जे का मान कितना होगा 0 कब, जब आई और जे बराबर नहीं होता हो। तो मैट्रिक्स ए कौन सी होगी, तो भाई ये देख लो कौन सी मैट्रिक्स होगी, पंक्ति मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, तत्सम मैट्रिक्स और नन ऑफ दीज, यानी ये कौन सी मैट्रिक्स रहेगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक मैट्रिक्स। क्यों, ए आई जे का मान कितना रहेगा 1 आई और जे बराबर हो, यानी A11 का मान भी 1, A22 का मान भी 1 और A33 का मान भी 1, यानी ऐसी मैट्रिक्स बनेगी आपकी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है आपकी तत्समक मैट्रिक्स, आई और जे बराबर रहेगा तब तो वैल्यू 1 रहेगी। देखो A11 A22 A33, बाकी क्या वैल्यू रहेगी 0 रहेगी बाकी एलिमेंट की, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 8, यदि a बराबर ए आई जे बी बराबर बी आई जे, ए बराबर कितना है ए आई जे बी बराबर बी आई जे समान मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स होंगी समान मैट्रिक्स होंगी कब, यदि, अब देखिए ऑप्शन नंबर ए कोटि समान होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी ए आई जे बराबर बी आई जे बराबर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में ध्यान से समझना क्या लिख रखा मैंने, ए आई जे बराबर ए जे आई है, ठीक है ना, इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता हमारा। अब क्या होगा, दो मैट्रिक्स समान होगी, तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि दो समान मैट्रिक्स तभी हो सकती है जब उनके संगत घटक समान होने चाहिए और उनकी कोटि समान होनी चाहिए, यानी कोटि भी समान होनी चाहिए और संगत घटक भी समान होना चाहिए, यानी कौन सा ऑप्शन सही है इसमें ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, इस तरीके के थोड़े से अच्छे क्वेश्चन और भी देखो कि यदि मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन है, एम क्रॉस एन है के लिए योग संक्रिया के लिए ध्यान रखना, मैंने क्या बोला योग संक्रिया, योग संक्रिया के लिए तत्सम मैट्रिक्स क्या होगी, बच्चे जल्दीबाजी के अंदर सीधा सीधा आई लिख देंगे, ध्यान रखना, क्योंकि योग संक्रिया में तत्सम मैट्रिक्स आई नहीं होगी, योग संक्रिया में तत्सम मैट्रिक्स कौन सी रहेगी आपकी, तो योग संक्रिया में तत्सम मैट्रिक्स कौन सी रहेगी आपकी, सॉरी योग संक्रिया में तत्सम मैट्रिक्स कौन सी रहेगी ओ, कौन सी रहेगी ओ मैट्रिक्स। तत्सम मैट्रिक्स ओ कैसे रहेगी, देखिए अगर मैं ए मैट्रिक्स में ओ मैट्रिक्स जोड़ता हूं तो क्या मिलता है मुझे ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स जोड़ता हूं ओ मैट्रिक्स, तो कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी मुझे ए मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना योग संक्रिया के लिए हमारी कौन सी रहेगी ओ मैट्रिक्स, और गुणा संक्रिया के लिए तत्सम मैट्रिक्स कौन सी रहेगी आई रहेगी, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, एम क्रॉस एन कोटि की मैट्रिक्स ए के लिए योग संक्रिया के लिए, फिर कौन सी संक्रिया की बात कर रहा है योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम मैट्रिक्स कौन सी होगी, फिर वही बात है, अगर बच्चे आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो प्रतिलोम मैट्रिक्स के रूप में कौन सा लिख देंगे ए इनवर्स लिख देंगे, जबकि ए इनवर्स इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने किसकी बात करा है योग संक्रिया के लिए, तो योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम मैट्रिक्स कौन सी रहेगी हमारी माइनस ए, और मैंने प्रॉपर्टी भी बताई थी आपको क्या बताई थी प्रॉपर्टी की, ए प्लस माइनस ए बराबर कितना आना चाहिए तत्सम मैट्रिक्स योग संक्रिया का, यानी कितना आना चाहिए ओ मैट्रिक्स। तो योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम मैट्रिक्स कौन सी रहती है हमारी माइनस ए मैट्रिक्स रहती है, कौन सी रहती है माइनस ए मैट्रिक्स। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यदि ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन और बी बराबर बी आई जे एन क्रॉस बी हो तो ए बी की कोटि क्या होगी, यदि ए बी परिभाषित हो, यदि ए बी परिभाषित हो तो ए बी की क्या होगी कोटि क्या होगी। देखिए मैंने आपको बताया था यदि हमारी ए गुणा बी परिभाषित है तो एन, ये एन के बराबर होना चाहिए, यानी इसकी कॉलम संख्या इसकी पंक्ति संख्या के बराबर होनी चाहिए, और फाइनली जो ए बी मिलेगी उसकी कोटि क्या हो जाएगी एम गुणा पी, क्या हो जाएगी एम गुणा पी। यदि ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन है, बी बराबर बी आई जे एन गुणा पी है, तो किसकी कोटि की बात कर रहा है ए बी की, किसकी कोटि की बात कर रहा है ए बी की, यानी पहले कौन सी मैट्रिक्स मिल रही है अपन को ए, और फिर कौन सी मैट्रिक्स मिल रही है अपन को बी, यानी ए की कॉलम संख्या और बी की पंक्ति संख्या बराबर होनी चाहिए, बराबर है, तो ए बी की कोटि कितनी हो जाएगी एम गुणा पी, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, यदि ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन और बी बराबर बी आई जे पी क्रॉस क्यू, तो ए बी और बी ए परिभाषित होने के लिए बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यदि ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन बी बराबर बी आई जे पी गुणा क्यू है, तो ए बी और बी ए परिभाषित होने के लिए क्या कंडीशन होगी। तो देखिए भाई यदि ए बी और बी ए परिभाषित, तो मैं सोल्व करके बता रहा हूं आपको भाई, अपने पास में ए बी की बात करें तो ए बी के लिए
ये ए आई जे हो गया अपना m गुणा n, और b अपना हो गया बी आई जे p गुणा q। मैंने क्या लिखा कि ए बी और बी ए परिभाषित है, ए बी और बी ए परिभाषित है। तो अगर ए बी परिभाषित होगा इसका मतलब हमारा क्या बराबर हो जाएगा, n बराबर p। क्या बराबर हो जाएगा, n बराबर p। एक कंडीशन तो ये निकलेगी यहां से, ए बी परिभाषित तभी होगा जब n और p क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और दूसरा बी ए परिभाषित कब होगा, बी ए परिभाषित होगा जब बी इधर मैं लिख दूंगा बी ए वाला यानी p गुणा q, और यहां पर क्या लिख दूंगा a मतलब इसकी कोटि कितनी है, m गुणा n। तो फिर वही बात है, q किसके बराबर होना चाहिए, m के, यानी q बराबर m। ध्यान रखना, ये दिख रहा है क्या बोर्ड, एक मिनट देखना इसको, दिख रहा है वीडियो में। तो यानी ए भी परिभाषित होने के लिए n बराबर p होना चाहिए, n बराबर p, और बी ए परिभाषित होने के लिए q बराबर m होना चाहिए, यानी ए भी परिभाषित होने के लिए n बराबर p, ये भी सही है। और बी ए भी परिभाषित होना चाहिए यानी m किसके बराबर होना चाहिए, q के, यानी ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, यदि a बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, b बराबर बी आई जे एन क्रॉस p हो तथा ए बी प्लस सी डी, सॉरी ए बी प्लस सी प्लस डी परिभाषित हो, तो ए बी प्लस सी प्लस डी की कोटि क्या रहेगी। अब यहां पर मैंने सी और डी कोई मैट्रिक्स दी नहीं है, लेकिन जो कोटि हमारी ए बी की रहेगी वही हमारी कोटि किसकी रहेगी, सी और डी की, क्योंकि समान कोटि वाली मैट्रिक्स ही जुड़ सकती है। मैंने लिख भी रखा है कि ए बी प्लस सी प्लस डी परिभाषित है, इसका मतलब है कि ए बी में सी और डी जोड़ा जा सकता है। और अगर दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को योग किया जाता है तो प्राप्त नई मैट्रिक्स की कोटि वही रहेगी जो उनकी ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है उनकी कोटि रहेगी। यानी ए बी की जो कोटि रहेगी वही हमारी किसकी कोटि रहेगी, सी की, और वही किसकी रहेगी, डी की, और वही कोटि ए बी प्लस सी प्लस डी की। अब ए बी कोटि क्या रहेगी, देखिए ऐसे मैं इसको हटा देता हूं। ए बी की कोटि क्या रहेगी, देखो ए अपने पास में क्या है, ए बी, तो ए अपने पास में ए आई जे एम क्रॉस एन, और बी क्या अपने पास में बी आई जे एन क्रॉस पी। यानी ए बी की जो कोटि बनेगी वो क्या बनेगी, देखो ये तो हमारा सेम है परिभाषित होने के लिए, यानी ए बी की जो कोटि बनेगी वो क्या बनेगी, एम गुणा पी। क्या कोटि रहेगी, एम गुणा पी। यानी जो ए बी की कोटि रहेगी वो एम गुणा पी रहेगी, इसकी भी कोटि क्या रहेगी, एम गुणा पी रहेगी, और इसकी भी कोटि कितनी रहेगी, एम गुणा पी रहेगी। यानी तीनों की कोटि एम गुणा पी एम गुणा पी एम गुणा पी रहेगी, और इनसे योग से जो मैट्रिक्स मिलेगी उसकी कोटि भी क्या रहेगी हमारी, एम गुणा पी। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इसको मैं हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि यदि ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, कोटि कितनी दे रखी है, एम क्रॉस एन, वो तो ए डैश क्या होगा, तो ए डैश जब करेंगे तो इसकी पहली बात तो जब ए डैश करेंगे तो पंक्तियों संख्या और स्तंभों की संख्या बदल जाएगी, यानी पहली बात तो कोटि बदल जाएगी। तो जिसमें भी एम क्रॉस एन है वो तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यानी अब कौन सा, या तो ये रहेगा या नन ऑफ दीज रहेगा। तो देखिए भाई इसका मतलब हमारा ए डैश का मतलब क्या हो गया, ए डैश का मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बदल जाएगी, साथ में अवयवों के लिए आई और जे भी आपस में रिवर्स हो जाएगा। ये मैंने आपको बता रखा है क्लास में। देखिए ए आई जे, अगर यहाँ पर ए आई जे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए जे आई, और पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या भी आपस में क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिवर्स। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर, ए जे आई एन क्रॉस एम, ए जे आई एन क्रॉस एम। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग मैट्रिक्स ए है के लिए सत्य होगा यदि वह सममित मैट्रिक्स होगी। सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया होगा। तो सममित मैट्रिक्स होगी तो कौन सी चीज सत्य होगी, देखो पहला है ए माइनस ए डैश बराबर ओ मैट्रिक्स, यानी शून्य मैट्रिक्स। तो देखेंगे अगर कोई सममित मैट्रिक्स है तो ए डैश किसके बराबर होता है, ए के। या अपन क्या कह सकते हैं कि यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी तो हमारा राइट है, बिल्कुल सही है। या अपन इसको क्या कह सकते हैं, इसको इधर ले जाए तो ए माइनस ए डैश बराबर कितना आएगा, जीरो मैट्रिक्स, यानी ये भी हमारा सही है। बचा कौन सा, सी। तो देखिए सी के लिए भी हालांकि मैंने डिटेल से आपको बता रखे हैं क्लास के अंदर। तो ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई बराबर जीरो। तो देखिए यानी अगर आपका ए डैश बराबर ए आएगा तो मैट्रिक्स कैसी होगी हमारी, सममित मैट्रिक्स होगी। तो ए डैश का मतलब हो गया ए आई जे का डैश बराबर ये क्या आएगा, ए आई जे। अगर इसका अपन डैश करेंगे, इसका डैश करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए जे आई
आई जे से बदल जाएगा, क्या बन जाएगा ए जे आई, और ये क्या बन जाएगा ए आई जे। तो अगर अपन इसको इधर लेके जाएंगे, साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनेगा ए आई जे माइनस ए जे आई। तो ए आई जे माइनस ए जे आई बराबर कितना आ जाएगा 0, यानी ये भी हमारा सही है, यानी कौन सा उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है, एक वर्ग मैट्रिक्स ए, एक वर्ग मैट्रिक्स है ए एन कोटि की के लिए विषम सममित मैट्रिक्स के लिए सत्य नहीं है। अब की बार कौन सा ऑप्शन देना है आपको आंसर में, जो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है। तो देखिए पहला a प्लस ए डैक्स बराबर 0 मैट्रिक्स, दूसरा a डैश बराबर माइनस ए, तीसरा a आई जे बराबर 0 यदि i बराबर j, और तीसरा a b और c, यानी तीनों ही ऑप्शन सही है। कौन से a b और c। तो देखिए अगर विषम सममित मैट्रिक्स की बात करें तो a डैश किसके बराबर होना चाहिए माइनस ए के, यानी ये तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। दूसरा अगर अपन इसके इस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं तो क्या मिलेगा a प्लस ए डैश बराबर कितना 0 मैट्रिक्स, यानी ऑप्शन नंबर ये भी सही है। अब देखिए इसकी और चेकिंग कर ली जाए, इसका मतलब हालांकि अगर आप दोनों की चेकिंग कर ली तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर डी नजर आएगा, क्योंकि दो तो सही है अपने, ए और बी तो सही है, और केवल ए और बी वाला तो विकल्प है भी नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। हालांकि मैं बता देता हूँ इसको क्यों। देखिए भाई अगर मैं ए मैट्रिक्स की बात करूं, ए डैश बराबर माइनस ए मैट्रिक्स की बात करूं, तो ए डैश का मतलब हो गया, अगर यहां से लिखेंगे तो ए जे आई, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ए डैश का मतलब हो गया ए जे आई और बराबर माइनस, और ये क्या है ए आई जे, ए आई जे। अगर मैं दो मैट्रिक्स बराबर है तो इसको अंदर ट्रांसफर कर सकता हूं, तो क्या बन गया ए जे आई बराबर ए आई जे, किसका माइनस का, दोनों को एक साइड कर दो तो क्या बन जाएगा ए आई जे प्लस ए जे आई बराबर कितना 0। और अगर आई और जे बराबर हो, मैंने कंडीशन क्या दे रखी है आई और जे बराबर हो, इसका मतलब आई बराबर जे कर सकते हैं अपन, यानी अगर मैं क्या लिख दूं ए आई आई प्लस ए आई आई बराबर 0, और इतना तो आप भी समझते हैं कि 2 ए आई आई बन गया बराबर 0, तो ए आई आई का मान कितना आएगा यहाँ से, तो यहाँ से आएगा ए आई आई बराबर कितना आएगा 0, ए आई आई का मान कितना आएगा 0, दिख रहा है क्या, एक बार देख लेना, ए आई आई बराबर कितना आ गया 0, और ए आई आई का मतलब जब आई बराबर जे, तो आई बराबर जे होगा तब अपना ए आई जे का मान कितना आएगा 0। इसका नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या आ गया राइट आंसर। तो थोड़े ध्यान रखना इन क्वेश्चनों के बारे में, थोड़े से डिटेल से क्वेश्चन है ये, तो मैं इनको हटा रहा हूँ। हालांकि मैंने ये सारी चीज़ें आपको क्लास में बता रखी है पूरी प्रूव करके, इसलिए अलग से मैं एमसीक्यू की सेशन ले गया हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 17, शून्य वर्ग मैट्रिक्स होगी, तो शून्य वर्ग मैट्रिक्स क्या होगी, सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स, ए और बी यानी सममित और विषम सममित दोनों, और नन ऑफ दीज। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मैंने आपको क्लास में समझाया था कि शून्य मैट्रिक्स हमारी सममित मैट्रिक्स भी होती है और शून्य वर्ग मैट्रिक्स हमारी विषम सममित मैट्रिक्स भी होती है। अब देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत वीआईपी क्वेश्चन है। देखिए कौन सी आयु का गुणनफल, कौन सी मैट्रिक्स का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कहना ही चाह रहा है कि ऐसी दो मैट्रिक्स बताइए जिसमें ए बी बराबर बी ए लिख सकें, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स हैं। ऑप्शन नंबर ए वर्ग मैट्रिक्स, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये मैंने आपको क्लास के अंदर करा रखी सारी चीजें, ध्यान रखना। वर्ग मैट्रिक्स बिल्कुल नहीं होगा, वर्ग मैट्रिक्स जरूरी नहीं है क्रम विनिमय नियम का पालन करे। समान कोटि की विकर्ण मैट्रिक्स बिल्कुल राइट आंसर है, मैंने आपको बता रखा है क्लास में। समान कोटि की विकर्ण मैट्रिक्स क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। और सी है हमारा समान कोटि की अदिश मैट्रिक्स, तो अदिश मैट्रिक्स में तो विकर्ण के सारे एलिमेंट कितने आ जाएंगे के। इसका मतलब समान कोटि की अदिश मैट्रिक्स तो क्या हो गई, विकर्ण मैट्रिक्स का ही तो प्रकार है। इसका मतलब ये भी हमारा राइट आंसर है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी और सी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या रह जाएगा राइट आंसर, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, जिसमें कौन से ऑप्शन आएंगे बी और सी। तो ये आपकी तीसरी प्रश्नावली के मैंने जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू थे वो सारे करा दिए। इनसे बाहर आपको बोर्ड कुछ भी नहीं पूछेगी, और अगर पूछेगी तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगी, बिल्कुल इनसे 0 लेवल के क्वेश्चन पूछेगी। इससे ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन इसमें से बनने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है बुक से बाहर। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो एक भी क्वेश्चन आपकी बुक से नहीं है, जो बुक के एबेसेड है वो एक भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अलग ही क्वेश्चन है ये, तो इनसे ज्यादा बाहर उसको पूछने की शायद गुंजाइश मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अपनी और वीडियो देखने के लिए क्रैक 3x चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज के बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है वो एमसीक्यू पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और बच्चों के तो एमसीक्यू ही गलत होते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे 17-18 क्वेश्चन है इस यूनिट के। जैसे अगली यूनिट कराएंगे, चौथी यूनिट कराएंगे, तो उसके भी लगभग 17-18 क्वेश्चन मैंने तैयार कर रखे हैं जो बुक के नहीं है एमसीक्यू, तो उनकी भी अलग से ही सेशन अपन लेके आएंगे। धन्यवाद।